क्या आपको लाइन प्लॉट क्या करेगा, प्लॉट करके डेटा अलग अलग डेट्स पे किस टाइम कितनी और किस डेट को कितनी ऑक्यूपेंसी, बीच में किसी किसी दिन हो सकता है वीकेंड हो, वहाँ पे बहुत ड्रॉप हुई है, किसी दिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऐसे इसने क्या कर दिया, प्लॉट। अच्छा अभी जो नीचे डेट्स आ रही है, क्योंकि डेट्स तो बहुत सारे दिन है ना, तो वो यहाँ पे एक्स फिक्स में इतना सारा आ नहीं पा रहा, ठीक है। अगर मैं इसको डेट वाइज ना करके तो मैं इसको मंथ के साथ, मंथ के है ना मेरे पास कॉलम, अगर मैं मंथ वाइज, ये देखिए मंथ वाइज इसके एक्सटेक्स में सही कर सकती हूँ, मंथ नंबर 10, मंथ नंबर 11, मंथ नंबर 12 एक्सटेक्स में सही कर सकती हूँ। जैसे मैं ऐसे कर देती हूँ, मंथ्स से देखो, अगर आप देखो यहाँ पे मंथ्स की वैल्यू 10, 11, 12 यही आ रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा है, तो मैंने मंथ्स एक लिस्ट बनाई, तो मैंने डाल दिया 10, 11 और, ठीक है। नीचे मुझे टेक्स्ट गिव है, तो मैंने लिखा import matplotlib dot myplot as plt dot xtext, इससे क्या दे दिया, plt dot, अब नीचे 10th मंथ में इतनी ऑक्यूपेंसी, 11th में कम, 12th मंथ ये भी हॉलिडे सीजन है तो वहाँ पे पार्किंग की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। क्लियर है। अब आपके पास दो लोकेशंस हैं, अगर दोनों लोकेशन का अलग अलग है तो दोनों का कंबाइन हो क्या गया, दोनों का अलग अलग दिखाना है तो व्यू दे दो, व्यू इज इक्वल टू सिस्टम कोड, दोनों पार्किंग लोकेशंस का अलग अलग व्यू दे दिया, ठीक है। व्यू इज इक्वल टू सिस्टम, देखो रन करके कितना डिफरेंस है, इसकी पार्किंग हमेशा ज्यादा फुल रहती है एज कंपेयर टू, हो सकता है इस पार्किंग लॉट की साइज कैपेसिटी भी कम, ठीक है। क्लियर है। ये मैंने मंथ्स के अकॉर्डिंग लिया, अगर मैं एक पर्टिकुलर दिन का निकालूं तो मैं आर्ली भी दिखा सकती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आर्ली किस टाइम पे मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी होती है, किस टाइम पे पार्किंग लॉट खाली होता है, वो इंफॉर्मेशन मैं दिखा सकती, ठीक है। अच्छा अगर आपने ध्यान दिया हो, इसमें जब ये प्लॉट हो रहा है तो एक तो ये लाइन प्लॉट हो रही है और इसके साथ साथ ये शेडेड एरिया भी आ रहा है। ये शेडेड एरिया बेसिकली आपको क्या, आपने क्या किया, जब आपके पास एक मंथ का एक लोकेशन का बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो आपने उसकी ऑक्यूपेंसी का एवरेज किया, जब आपने एवरेज किया एक वैल्यू आई, बट उस एवरेज के आसपास डेटा तो ऊपर नीचे बहुत सारा होगा ना, तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, जैसे पहले भी एक दिन मैंने आपको बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के आसपास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, दो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपका 95% डेटा, तो ये बेसिकली आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज है, कि जो 95% रिकॉर्ड्स हैं वो आपके 12th मंथ में ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्या दे रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ताकि आपको पता चल जाए कि ये तो मीडियन वैल्यू है पर ऊपर नीचे इतनी जा सकती। अभी अगर देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्यू नहीं दिया था, तो अगर आपने नोटिस किया हो तब ये शेडेड रीजन बहुत बड़ा था, क्योंकि डेटा में वेरिएशन बहुत ज्यादा थी। जो सेकंड वाला मेरा एनआईए साउथ वाला लोकेशन है, उसका डेटा यहाँ से नीचे लाई कर रहा था, उसका डेटा ऊपर लाई कर रहा था, तो उससे ब्रॉड रेंज, ठीक है। ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल दिखा रहा है, आसपास डेटा आने का कॉन्फिडेंस, ठीक है।
पिन कोड नंबर दे दिया। अब इसका ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कॉन्फिडेंस इंटरवल देना चाहते हैं, डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो वैल्यू होती है वो नहीं देना चाहते, आप कुछ और वैल्यू देते हैं। जैसे मैंने लिखा CI लिखने का तरीका एरर बार कॉन्फिडेंस इंटरवल 95, ये 95 भी आता है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल 68 करूँ तो ये रेंज छोटी होती है, ठीक है। अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% कर दूँ तो उसके हिसाब से करूँ, ठीक है। आप देखना चाहते हैं कि कितना डेटा किस ऐसे आप क्या बना सकते हैं, लाइन प्लॉट। ये आपने मंथली बनाया, अब मैं एक स्पेसिफिक दिन का आर्ली प्लॉट आपको बना दूंगा। जैसे सपोज मैंने अपने पेज पे, जैसे स्पार्किंग की बुकिंग का पेज होगा, जब पेज वहाँ पे ऐसे चलता रहा कि आप अपनी पार्किंग की पहले बुकिंग कर सकते हो, तो वेब पेज होगा। उस पर आप क्या दिखाना चाहते हैं, लाइव दिखाना चाहते हैं कि मेरा आर्ली, आज के आर्ली डेटा के हिसाब से बुकिंग कितनी कितनी चल रही है, ठीक है। तो वो कैसे दिखाना, मैंने क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेट का डेटा दिखाना है और एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, आज 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का, हर टाइम पर डेटा मैं प्लॉट करती है। अभी अगर करूंगी आज को, अगर नीचे रखूंगी, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा, बहुत सारे दिनों का है ना, वो क्लब अप होगा, एक दिन का नहीं, ठीक है। अब मैंने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड, तो मैंने क्या किया, पार्ट में जो डेट वाला कॉलम है PD डॉट टू डेट टाइम, इसका फॉर्मेट दे दिया ईयर मंथ डे, मैंने इसका फॉर्मेट, ताकि कॉलम में जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में है, ईयर मंथ, ठीक है। अब मैंने पार्ट 1 में पार्ट का सिर्फ वही वाला डेटा उठाया, पार्ट का डेट वाला कॉलम इज इक्वल टू 2016 12, एक पर्टिकुलर डेट का डेटा, एक पर्टिकुलर डेट का डेटा मैंने, लोकेशन दोनों का है पर एक ही दिन का डेटा है, ठीक है। देखो आपके पास रिकॉर्ड्स आ होंगे, जरा लॉक से लो, लॉक से लो, ये एक ही दिन का डेटा है, ये सारा डेटा 12-16 है, ठीक है। 12 बजे, देखो 12 बजे के भी कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे, जैसे अलग अलग लोकेशन और टाइम के, इतने घंटे का, इतने घंटे का, 8 मैंने 8 प्लॉट, ये इस लोकेशन का 16 आवर्स का डेटा, ये 15 का, ये 14 का, ये कहीं एक रिकॉर्ड है, कहीं एक बार, ठीक है। अब मुझे लाइन प्लॉट, SNS डॉट लाइन प्लॉट डेटा इज इक्वल टू पार्ट 1, SNS डॉट लाइन प्लॉट डेटा इज इक्वल टू पार्ट 1, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है, वाई एक्सिस पे क्या दिखाना है, ऑक्यूपेंसी, और क्यू दे दिया सिस्टम कोड, क्यू दे दिया सिस्टम कोड, ठीक है। आर वाइज ऑक्यूपेंसी का आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आपकी हर लोकेशन के अकॉर्डिंगली, दोनों लोकेशन से ही मॉर्निंग में पार्किंग काफी फ्री होती है, ऐसा ऐसा चलते चलते
अक्रॉस द डे यहाँ बढ़ती ही जाती है और इस लोकेशन में बढ़ती है और उसके बाद इवनिंग में, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ऑफिस लोकेशन है और ये कोई शॉपिंग लोकेशन है, इसका शाम तक बढ़ता है और ये शाम में घटना, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लाइन प्लॉट्स यूज, ठीक है, आर वाइज यूज करता। अब इसमें देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत छोटा है, अभी भी आ रही है शेडिंग पर बहुत छोटा है क्योंकि मेरे पास 1 घंटे का या 1 रिकॉर्ड है या 2 रिकॉर्ड है, मेरे पास ज्यादा डेटा नहीं है ना, तो बहुत बड़ी रेंज नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप जहां भी टाइम सीरीज डेटा दिखाना होता है वहां ज्यादातर हम लाइन प्लॉट्स ही यूज करते हैं। ये तो एंडिंग है, ये तो इसमें भी आता है इस डेटा के ऊपर। अच्छा ये इसकी वो होगी, विंडो होगी, जैसे ये यहाँ पे विंडो इतनी है ना, इसके बीच में एक रिकॉर्ड होगा, इस लास्ट में आके फिर यहाँ पे 2-3 रिकॉर्ड पूरा कंटिन्यू नहीं हो रहा, बीच में यहाँ पे आके एक रिकॉर्ड था और यहाँ पे कुछ और, ठीक है, वो रेंज आ ओके। इतना काम हमने, ये हमारा हो गया लाइन। अब लाइन प्लॉट के बाद नेक्स्ट प्लॉट हम करेंगे रेल प्लॉट। मुझे लग रहा है कि मैंने कल आपको रेल प्लॉट करा दिया था एक बार। इस बार रेल प्लॉट बनाने के लिए मैं टाइटैनिक का डेटा उठा रही हूँ। सीबॉर्न में बना बनाया डेटा सेट है टाइटैनिक, इसका डेटा सेट हम उठा, इसमें एज कितनी है, जर्नी कब कहाँ से एम्बार्क करी, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स, फेयर कितना पे किया, किस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, ऐसे सरवाइव या नहीं, ऐसा बहुत सारा डेटा। ये बहुत सारा 01 स्टेटस, डेड या सरवाइव, फिर पी क्लास, क्लास 1 2 3 किससे ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल कर रहा था उसके एक ग्रुप क्या था, फेयर कितना है, एम्बार्क कहाँ से किया, ऐसे बहुत सारा, ठीक है। इनके बीच में रिलेशंस प्लॉट, और रिलेशन प्लॉट करने से पहले ना इसमें एक और कॉलम लेते हैं, डेकेड। डेकेड में मैंने क्या बोला, एज मॉडुलस 10 और एज इन टाइटैनिक का तो ये डेकेड का एक नया कॉलम है इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने इसमें क्या बनाना है, रेल प्लॉट, SNS डॉट रेल प्लॉट, SNS डॉट रेल प्लॉट। रेल प्लॉट बेसिकली स्कैटर और लाइन का कॉम्बिनेशन होता है, स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट का कॉम्बिनेशन होता है रेल। रेल प्लॉट डेटा इज इक्वल टू टाइटैनिक, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है, मान लो एक्स एक्सिस पे दिखाई एज, वाई पे क्या दिखाया, फेयर, और यू दे दिया सर्वाइव, मतलब बचा कि नहीं बचा, ठीक है। एज सरवाइव या इससे भी ज्यादा, एज से ज्यादा अगर मैं करती मैं डेकेड दे सकती हूँ, क्लियर है। डेकेड और उस डेकेड के कितने लोग सरवाइव हुए और कितने लोग सरवाइव नहीं हुए, ठीक है। अगर मैं इसमें, अच्छा ये भी पैसे ट्रेड की तरह होता है, अगर मैं इसमें कॉलम इज इक्वल टू
हिसाब से भी देखना चाहती हूँ ज्यादा लोग जो मेरे वो मेल का अलग फीमेल का अलग। क्लियरली फीमेल में सर्वाइवल बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू, ठीक है, और मेल में भी थोड़ी एज में होंगे, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप रेल प्लॉट, इसमें काइंड इज इक्वल टू लाइन दे दो तो ये लाइन नहीं लगा देगा, काइंड इज इक्वल टू लाइन दे दो, ये लाइन भी देना। अब इसमें स्कैटर प्लॉट की जगह लाइन, जैसे हर कैटेगरी में, जैसे फर्स्ट कैटेगरी में कैट प्लॉट था, कल जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव किया था उसमें डिस्क प्लॉट, जो स्मॉल मल्टीपल्स बनाता है, ये इस कैटेगरी का स्मॉल मल्टीपल, ठीक है, ये हमारा रेल। अब इसके बाद थर्ड प्लॉट हम करेंगे रिग्रेशन प्लॉट, रेग प्लॉट। इसके लिए सबसे पहले बताना चाहिए रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन मशीन लर्निंग में दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है, एक होती है सुपरवाइज, एक होती है सुपरवाइज और एक होती है अनसुपरवाइज। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में क्या फर्क होता है? सुपरवाइज में मुझे ये पता होता है कि मेरा टारगेट लेवल है क्या, मतलब मुझे सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, मुझे क्लासिफाई करना है कि बीमारी है या नहीं, आउटपुट लेवल क्या है वो मुझे पहले से पता होता है, ठीक है, मतलब मेरी आउटपुट ये आएगी मुझे पता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि मेरे पास डेटा है, एल्गोरिथम खुद समझ के उस डेटा को क्लस्टर करे, उसको खुद ही खुद पार्ट्स में डिवाइड करे, कुछ भी करे, मुझे उसके पैटर्न्स का पहले से पता नहीं, मुझे आउटपुट लेवल्स पहले से पता नहीं, तो वो अनसुपरवाइज्ड। और सुपरवाइज्ड लर्निंग में भी दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, एक होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम्स और दूसरी होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे आपको ये बीमारी है या नहीं, ठीक है, आपका कोई भी चीज जिसको क्लासिफाई करना है, जैसे सेपल लेंथ ये है, सेपल लेंथ विड्थ ये है, ये किस कैटेगरी का फ्लावर होगा, मैंने इंग्रेडिएंट्स दे दिए और बेस्ड अपॉन इंग्रेडिएंट्स कौन से कुजीन का ये फूड होगा, ये क्लासिफाई, दैट इज क्लास। रिग्रेशन क्या होता है कि आपके पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनके बेसिस पे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट, दैट इज रिग्रेशन, जो आप ज्यादातर अपने सारे मैथ्स में और फिजिक्स में करते हो, इक्वेशन बनाते हो, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हो और जो कैलकुलेट करते हो उसका दैट इज रिग्रेशन। अब रिग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप एक लाइन बना सकते, आप एक कर्व बना सकते, जिससे आपको पता चले कि हाँ मेरा डेटा इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है या इस लाइन के ऊपर लाई। अगर मुझे वो लाइन पता चल जाए, मान लो कि मैंने दो तीन चीजों को प्लॉट किया, अगर मुझे एक लाइन पता चल जाए तो लाइन से तो मेरे को ये मिल जाएगा ना कि कोई भी एक्स डालूं तो मेरे को कोई भी वाई की वैल्यू मिल जाएगी। आपने मान लो कि दो चीजों के बीच में स्कैटर प्लॉट बनाया, स्कैटर प्लॉट के बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, अब आपको एक बेस्ट फिट लाइन निकालनी है जिसपे वो ज्यादातर पॉइंट्स लाई करते हैं, जिसके ऊपर ज्यादातर पॉइंट्स लाई करते हैं। अगर ऊपर नीचे भी है तो वो बहुत कम है, एरर मार्जिन बहुत कम है, ज्यादातर पॉइंट्स उस लाइन के। अगर आप वो लाइन सही से निकाल पाए तो अब आपको कोई भी एक्स की वैल्यू पता हो तो वाई की वैल्यू आपकी निकल जाएगी लाइन की इक्वेशन से, ठीक है। सो दैट इज रिग्रेशन। तो रेग प्लॉट बेसिकली हमारे को हेल्प करता है कि आपके पास कोई कॉलम्स हैं, ये उनके लिए एक रिग्रेशन की लाइन प्लॉट। आपको इसको देख के प्लॉट से आइडिया लग जाएगा कि ये लाइन सही से बैठ रही है नहीं। अगर मोनोमियल नहीं बैठ रही है तो आप उसको पॉलिनोमियल बनाएंगे, या फिर आप उसका ऑर्डर बदलेंगे कि x नहीं तो x स्क्वायर को प्लॉट करके देखो, x क्यूब को प्लॉट करके देखो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डेटा किसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो रेग प्लॉट कैसे, इसके लिए मेरे पास एक डायमंड्स का इसी का डेटा सेट है, C1 का, C1
बॉन्ड डॉट लोड डेटा सेट मैंने सी बॉन्ड कहा डायमंड्स का डेटा सेट ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, थोड़े डायमंड्स डॉट सैंपल सैंपल में कितने रिकॉर्ड्स आने हैं, रैंडम स्टेज, मतलब हर बार वही ना उठाए, बदल बदल के उठाए। तो ये मेरे पास 200 सैंपल्स मैंने उठा लिए, लाखों में रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से मैंने 200 उठाए, ठीक है। क्योंकि जब आप वेब प्लॉट बनाते हैं ना, तो जितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे उतने ही ज़्यादा फिट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने उसे सबसेट, ठीक है। अब मुझे इस पे रेग प्लॉट बनाना है। डेटा इज इक्वल टू डायमंड्स, एक्स पे क्या दिखाना है, कैरेट, कितने कैरेट का डायमंड है, और वाई पे क्या दिखाना है, वाई पे दिखाना है, रन करके देखो, ठीक है। ये इसने क्या किया, एक लाइन बनाई टू फिट मोस्ट ऑफ द, ये क्या बन गया, एक रेग प्लॉट। अब इसने ये जो लाइन लगाई, ठीक है, ऐसे प्लॉट किया, तो बहुत सारे पॉइंट्स से ऊपर नीचे आ हो सकता है आउटलायर, पर फिर भी मैं इसको और बेटर फिट करने की कोशिश करूं। जैसे अभी ये x और y का रिलेशन है, मतलब ये मतलब कैरेट इज इक्वल प्राइस इज इक्वल टू कैरेट इनटू समथिंग, ऐसा कोई रिलेशन हो रहा है, स्क्वायर्स में नहीं जाता। अब मैंने बोला इसका ऑर्डर इज इक्वल टू 2 करके ट्राई, मतलब स्क्वायर बना के रिलेशनशिप ट्राई। अब ये लाइन आपको बेस्ट फिट लाइन निकालनी, कौन सी लाइन है जो सबसे बेस्ट फिट कर रही है, जिसके ऊपर डेटा पॉइंट्स सबसे ज्यादा लाई कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं लाई कर रहे तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन मिनिमम होगा। रिग्रेशन कितना अच्छा होता है वो इसी चीज पर डिपेंड करता है कि आपके इसमें जो एरर होता है, एक्यूरेसी जो होती है वो इसी चीज पे होती है कि आपका ये एरर मार्जिन सबसे लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो आप ऐसे रेग प्लॉट से क्या करके देख सकते हैं, रेग प्लॉट से आप बड़ी इजीली 2 कॉलम्स के बीच में प्लॉट बना के देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि उनके बीच में रिलेशन है तो कैसा है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप रेग प्लॉट बना के, क्लियर है।
इन पॉइंट्स के ऊपर एक लाइन। इन दो आउटलायर डेटा को फिट करने के चक्कर में मेरी लाइन क्या होगी, ज्यादा फिट होगी। उसकी वजह से क्या हुआ, सारे पॉइंट्स उससे डिस्टेंट हो। आप देखो एक बहुत, अगर मैं उन दो आउटलायर पॉइंट्स को छोड़ दूं और अगर इन पॉइंट्स के ऊपर एक लाइन बनाऊं तो वो बहुत अच्छी रिग्रेशन की लाइन बन सकती है। इसीलिए आउटलायर्स का रिमूवल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप आउटलायर्स को रिमूव नहीं करते तो उसको तो सबको फिट करना है। तो सबको फिट करने के चक्कर में कई बार जो ज्यादा डेटा होता है उसको मिसफिट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसी में रोबस्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या करेगा, मैंने इसको कमांड दे दी कि आउटलायर डेटा को छोड़ो, आउटलायर डेटा के ऊपर ध्यान। ये देखो उससे कुछ हद तक मेरी लाइन को और बेटर एक रिकॉर्ड मेरा आउटलायर है। अब देखो बड़ी देर लगती है इसको आउटलायर डेटा निकाल के देखो। अब ये आपकी लाइन, एक आउटलायर डेटा था उसको छोड़ दिया, छोड़ो इसको फिट करने के चक्कर में बाकियों को मिसफिट। बीच में एक दो इससे थोड़े बहुत ऊपर नीचे वो चलेगा, पर अगर कोई ड्रास्टिकली ऊपर या नीचे जा रहा है तो क्या कर देगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक प्लॉट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट दो प्लॉट हैं, हीट मैप एंड ये क्रॉस टैब करके डेटा ऐसे ये आ गया डेटा। इंडेक्स में मेरे पास आ गया रीजन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे मेरे पास आ गया चिल्ड्रन क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग, और यहाँ पे उस डेटा पर इसको कॉन्टिजेंसी टेबल कहते हैं। पिवट से, पिवट टेबल से, क्रॉस टैब से हम इसी तरह का डेटा बनाते हैं। ठीक है, अब इसको विजुअलाइज कराने के लिए हमारे पास होते हैं हीट मैप। इसको दिखाने के लिए होते हैं हीट। तो क्या करना है, SNS डॉट हीट मैप, SNS डॉट हीट मैप डेटा इज इक्वल टू DT, डेटा इज इक्वल टू। देखो जरा हीट मैप कैसे दिखाएगा इसको। ये उसने वेस्ट चिल्ड्रन क्लोथिंग डार्क कलर आ रहा है, कलर की रेंज कितनी है वो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू सारी थी ना ऊपर, यहाँ पे डेटा आ रहा था वो डेटा भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो node is equal to 2, तो बीच में डेटा भी आता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट देना पड़ेगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है ना। फॉर्मेट फ्लोटिंग पॉइंट, ये अंदर आपका डेटा। कलर इनकोडिंग से आपको ये पता चल जाएगा कहाँ वैल्यू ज्यादा है, कहाँ वैल्यू कम। तो बेसिकली जब आपके पास कंटिजेंसी टेबल हो तो उसको विजुअलाइज कराने के लिए हीट मैप, कंटिजेंसी टेबल जैसे डेटा को विजुअलाइज कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीट मैप। क्लियर है, समझ में आ गया। एक और तरह के डेटा के लिए हम हीट मैप को बहुत यूज करते हैं, वो है जब हम दो कॉलम्स का कोरिलेशन स्टडी, जैसे मुझे सर्वाइव्ड स्टेटस चेक करना है टाइटैनिक में, सर्वाइव्ड या नहीं, और मुझे देखना है कि वो सर्वाइव्ड वाला कॉलम मुझे प्रेडिक्ट करना है वो किस किस से रिलेटेड है। तो हम कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। कोरिलेशन बेसिकली क्या बताता है, इस कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ कितना कोरिलेशन, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी -1 से 1। तो वो कोरिलेशन मैट्रिक्स प्रिंट कराने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा क्या यूज करते हैं, हीट मैप, क्योंकि वो भी ऐसा ही डेटा होता है कंटिजेंसी टेबल जैसा।
देखो मैं अभी आपको SNS डॉट हीट मैप पे क्या दिखाना है, टाइटैनिक वाला डेटा सेट डॉट और बेसिकली कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। न्यूमेरिक ओनली, क्योंकि नॉन न्यूमेरिक कॉलम्स का वैसे भी कोरिलेशन होता नहीं, न्यूमेरिक कॉलम्स का ही होता है। इसको नोट कर दो ताकि जो कोरिलेशन आए वो आपको दिखे भी, देखो भी आपको अब इसको आप स्टडी करो, जैसे किसी भी एक साइड से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो या इधर से। जैसे मुझे क्या निकालना है, मुझे मान लो प्रेडिक्ट करना है सर्वाइव, ठीक है। तो सर्वाइव का P क्लास वाले कॉलम के साथ कोरिलेशन कितना है, -0.2। उसका एज के साथ कोरिलेशन कितना है, इस कॉलम के साथ कोरिलेशन कितना है, ठीक है। इन सब वैल्यूज में से अगर वो हाई थोड़ा सा भी कोरिलेटेड है तो इस कॉलम के साथ, ठीक है, ये वाला कॉलम है पेयर, इसका मतलब पेयर और सर्वाइव के बीच में कुछ कोरिलेशन, ठीक है। ऐसे डेटा सेट टू डेटा सेट डिपेंड करता है, किसी डेटा सेट में हो सकता है उसमें बहुत सारे कोरिलेशन हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा क्या है, डेटा के बीच में कोरिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका किस चीज के लिए यूज होता है, फीचर इंजीनियरिंग के लिए, कि मुझे देखना है इस कॉलम के साथ कौन कौन से कॉलम्स कोरिलेट कर, जैसे मैं और कोई डेटा सेट पिक कर लेता हूं, वो मेरे पास काफी सारे डेटा सेट हैं, जैसे एक मेरे पास लाइब्रेरीज का डेटा सेट है, उसमें आपको पता भी होगा कि किसके साथ कोरिलेशन आउटकम इज इक्वल टू 1, आउटकम का एज के साथ कोरिलेशन कितना है, आउटकम का ग्लूकोज के साथ कोरिलेशन कितना है, ग्लूकोज का और आउटकम 1 आने का बहुत कोरिलेशन, इसका मतलब जिसका ग्लूकोज हाई होता है वो डायबिटीज होने के चांसेस, किस चीज के साथ बहुत कम कोरिलेशन है, कई चीजों के साथ बहुत कम है, जैसे ये डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन इसके साथ ज्यादा कोरिलेशन है, इंसुलिन के साथ ज्यादा कोरिलेशन है, ग्लूकोज के साथ कोरिलेशन है, इसके अलावा एज के साथ कोरिलेशन है, ठीक है। तो इससे बेसिकली आपको पता चलता है कि कौन सा कॉलम किससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि जब भी आप क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन की प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको प्रेडिक्ट एक चीज करनी होगी ना, अब वो एक चीज के पास आपको पहुंचा कौन कौन रहा है, डेटा सेट में तो बहुत कुछ है, तो कौन सी चीज है जो उस एक चीज को प्रेडिक्ट करने में आपकी हेल्प करे, वो आपको निकालना है। तो वो आप किससे निकाल सकते हैं, सबसे पहले कोरिलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन से आपका डेफिनेटिव वैल्यू है, यू कैन से कि मैंने डिसीजन लिया ये वाली चीज को मुझे कंसीडर, स्किन थिकनेस को मुझे कंसीडर नहीं करना है क्योंकि इसका कोरिलेशन बहुत मिनिमम है, तो आई कैन इजीली से मैं इसको छोड़ दूं, इस कॉलम को मैंने छोड़ दिया, 0.2 से कम वाला को तो इजीली यू कैन लीव देम, उनको रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। -0.2 और 0.2 के बीच का कोरिलेशन तो लगभग ना हो रहा, कई बार कई चीजों में तो जैसे 0.47 है, कई में तो 0.9 तक भी होगा कोरिलेशन, इसका मतलब दे आर हाईली कोरिलेटेड, ठीक है। तो उससे मेरे को ये पता चल जाता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है और ऐसे कौन से कॉलम है जो मेरे लिए सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोरिलेशन, ठीक है। अब कई लोगों को जब ये प्रिंट कराते हैं ना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये दो हाफ्स में सेम ही डेटा है, ये बस ऐसे एक दूसरे कॉपी है, जैसे ये देखो यहाँ
मैं बेसिकली रिपीटेड डेटा दिखा रही हूँ, नीचे या ऊपर रिपीटेड डेटा हो। तो कई बार लोगों को ये बहुत इरिटेटिंग लगता है, वो चाहते हैं कि ऊपर वाला हाफ खाली है ताकि मैं और इजीली वैल्यूज को स्टडी कर सकूं। तो वो भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि ऊपर डेटा दोबारा से रिपीट, सिर्फ लोअर हाफ ट्रायंगल मुझे दिखे ताकि मैं इजीली स्टडी करूं। तो देखो कैसे के लिए मैंने क्या किया, import numpy as np.once। आपको पता है np.once से once का एरे बन जाता है। लाइक से आप साइज बता सकते हैं, कितने साइज का बने, जितना ये कोरिलेशन का साइज है इतने ही साइज का है। और ठीक है मूल में वंस मतलब ट्रू का है, ट्रू का कितने साइज का, इतने ही साइज, ठीक है। दिखाऊं ये ट्रू का एक है, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं np.trail, ट्रेल फंक्शन है, ये बेसिकली क्या करता है, एक हाफ को अपर हाफ को फॉल्स अपर हाफ को इससे किसमें कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स। एक मैंने एरे बनाया बूलियन टाइप का, कितने साइज का, साइज कितना दिया जितना आपका ये कोरिलेशन मैट्रिक्स, कितने साइज का। फिर मैंने ट्रेल यूज करके उसके अपर हाफ कॉर्नर को फॉल्स। अब मैं इस चीज को बना लेती हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मास्क इज इक्वल टू, और जहाँ फॉल्स होगा वहां पे डेटा विजिबल नहीं, जहाँ ट्रू होगा वहां का डेटा विजिबल। सिर्फ नीचे वाला ट्रायंगल आएगा, जहाँ फॉल्स है वो वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल आ गया, ये नीचे वाला फॉल्स वाला आ गया, ट्रू वाला, ये आपका, ठीक है। ऐसे लोअर दिखाने के लिए भी वही होता है, कैसे एक और फंक्शन होता है। नीचे वाला पता है ना, एक और होता है DRI। अगर मैं DRI यूज करके अपर लोअर, यू मतलब अपर, ये अब ऐसे है। अब मैं बड़ी इजीली स्टडी कर सकती हूँ कि किसका किसके साथ क्या, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया हमारा हीट मैप। के बाद नेक्स्ट चीज आती है क्लस्टर। हीट मैप से भी ऊपर वाली चीज है क्लस्टर। हीट मैप तो क्या करता है, जैसा क्रॉस टैब से डेटा आया वैसे दिखा देता है, जैसे आया क्रॉस टैब से वैसे के वैसे देता। क्लस्टर मैप बेसिकली क्लस्टरिंग ऑफ डेटा भी करता है, मतलब जो रिलेटेड कॉलम्स हैं उनको पास लाएगा, जो रोज एक दूसरे से, जो कॉलम्स आपस में रिलेट हो रहे हैं ना उनको क्लस्टर भी करता है। मतलब जहां पे डेटा आपस में कोरिलेट हो रहा है उनके ऊपर डेंडोग्राम्स बना देता है। क्लस्टर मैप की शक्ल में क्लस्टर मैप होता है ऐसा। ये जो साइड पे आ रहे हैं ना इनको कहते हैं डेंडोग्राम्स। ये बेसिकली क्या करता है, डेटा वैसे नहीं दिखाता जैसे आया है, इसने ऑर्डर चेंज करना है, ऑर्डर
जो सिमिलर डेटा है उसको पास पास में आना। ये देखो कलर कोडिंग के हिसाब से जो सिमिलर डेटा है उसको ये पास ले आए। रोज इससे शिफ्ट की होंगी, कॉलम शिफ्ट की होंगे, रोज कॉलम शिफ्ट करके रिलेटेड डेटा को ये पास पास में क्लस्टर्स में डिवाइड। ये देखो पहले लेवल के क्लस्टर्स ये दो रिलेटेड हैं, ये दो रिलेटेड, ये दो रिलेटेड है, ये रिलेटेड, फिर इनको कंबाइन करके ये एक और क्लस्टर। इसका मतलब इसके बाद ये वाली रोज इससे रिलेटेड, ऐसे क्लस्टरिंग। बेसिकली आपको पता है क्लस्टर कैसे बनाते हैं? जैसे 5 स्टूडेंट है, ठीक है, मुझे उन्हें क्लस्टर्स में डिवाइड करना। पहले मैंने 5 ही क्लस्टर्स बनाए, फिर मैंने देखा कि उनमें से सबसे पास दो कौन से हैं, जो दो सबसे पास हैं उन दोनों को कंबाइन करके एक क्लस्टर। अब मेरे 5 की जगह 4 क्लस्टर। अब मैंने देखा कि क्या कोई और दो हैं जो पास में हैं, अगर हैं तो वो अलग क्लस्टर। फिर अब ये 3 बन गए, अब इन तीनों में से जो सबसे पास है उन्हें कंबाइन कर दिया, ऐसे क्लस्टर। वही बेसिकली डेंडोग्राम डेटा वैसे ही आता है जैसा हीट मैप में आता है, पर हीट मैप में जैसा था वैसे के वैसे ही दिखा दिया। उसने ये नहीं किया कि जो रिलेटेड है उसको पास पास था, वो नहीं किया, ठीक है। क्लस्टर मैप ट्रेडिशनली क्या करेगा? रिलेटेड रिकॉर्ड्स को पास करेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ये हीट मैप बनाया था ना, इसने ये कोई कोशिश नहीं करी कि ये ज्यादा वैल्यूज वाले रिकॉर्ड्स को इकट्ठा लाए, कम वैल्यू वाले रिकॉर्ड को अलग करे, नहीं, इसने जैसा था वैसे ही। अब देखो मैं इसी पे बनाती हूँ क्लस्टर। ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ही थे ना रिकॉर्ड्स, इसने जैसे थे वैसे के वैसे रख दिए। अगर पहले 45,000 था वैसे ही, 51,000 था वैसे ही, रीऑर्गेनाइज नहीं किया इसने। अब मैं इसी पे अगर क्लस्टर मैप बना दूँ तो क्या कर देगा? इसको रीऑर्गेनाइज भी इसी डेटा में करेगा। SNS डॉट क्लस्टर मैप डेटा इज इक्वल टू DT। इसने क्या कर दिया? रिलेटेड रिकॉर्ड्स को पास कर, लाइट कलर वाले एक साइड हो गए, डार्क कलर वाले इसमें एनोड इज इक्वल टू 2 भी कर दिया। फिर इसको ओरिजिनल डेटा से कंपेयर करना, देखना इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये मेरा क्लस्टर था। ये देखो ज्यादा वैल्यूज वाले रिकॉर्ड्स, ये ज्यादा वैल्यूज वाले रिकॉर्ड्स उसने इकट्ठा, और कम वैल्यूज वाले रिकॉर्ड्स को उसने एक साइड। अब ये डेटा उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में आपने दिया, इसने क्या किया? वो क्लस्टर। देखो स्टार्टिंग में ये 4 वैल्यूज थी, पहले उसने इन दोनों को कंबाइन किया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के ज्यादा पास, ये एक क्लस्टर। फिर इसे इन्होंने रिलेट किया इस क्लस्टर, ये दोनों अलग यहाँ पे कंबाइन हुए, ये अलग क्लस्टर, फिर ये चारों कंबाइन होके एक क्लस्टर, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम देखो, ओरिजिनल वाला DB देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये डेटा ओरिजिनल वाले से अलग। ओरिजिनल वाले में सबसे नीचे रिकॉर्ड आ रहा था बेस्ट का वुमेन ग्रुप, इसने वैसे नहीं रखा, इसने अपने हिसाब से डेटा को क्या किया? रीऑर्गेनाइज किया, क्लस्टर किया। कई बार आपको जब डेटा ऐसे अरेंज होता है तब आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हैं? क्लस्टर मैप से क्लस्टर भी कर सकते हैं। इसके लिए पीछे बैकएंड में एक एल्गोरिथम यूज होता है जिसे कहते हैं HAC, हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव क्लस्टर। HAC हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव क्लस्टर, इससे ये क्या कर रहा है? डेटा को क्लस्टर, ठीक है, क्लियर है। तो हीट मैप तो सिर्फ दिखा रहा है ना, क्लस्टर मैप उसको और अच्छा कर रहा है, रिलेटेड डेटा को पास कर, क्लस्टर भी कर, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये हमने अलग अलग चीजें और डिफरेंट डेटा फ्रेम्स के साथ ट्राई कर रहे हैं। तो आज हमने ये बहुत सारी चीजें कर ली। सीबॉर्न के ज्यादातर जैसे जैसे प्लॉट्स होते हैं
है